जय भीम साथियों, सबसे पहले मैं इससे पहले कि मैं एक्टिव बात करूँ, मैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इम्पोर्टेंस देश की सुरक्षा के मामले में 2 शब्द ज़रूर रखना चाहूँगा। हमारी जो हिंदूवादी हज़ारों साल की व्यवस्था में सुरक्षा को कभी स्थान नहीं दिया गया और मंत्र-जंत्र ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया गया और एक बार फिर से आज़ादी के बाद, संविधान के बाद हमारे देश के अंदर देश की सुरक्षा मजबूत हुई, संसार की सबसे बड़ी ताकत बने, बड़ी ताकतों में से एक बने, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, एचएएल का बहुत बड़ा रोल है। इनको खत्म करने का इस समय अपनी मनुवादी विचारधारा को लादने के लिए शासक वर्ग कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद सुरक्षा को इम्पोर्टेंस दी गई। 1787 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना ईशापुर वेस्ट बंगाल में की गई। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उसको चलाया। आजादी के बाद भारत सरकार ने एक इस प्रकार से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चलाना चाहा जिससे देश की सुरक्षा भी हो और देश के लोगों को रोजगार भी मिले और देश की जो ताकत बढ़ रही है उसमें जो मूल निवासी समेत सबको संगठित किया जाए। इस समय की जो बेसिक इस कानून के पीछे मुख्य धारणा इसी चीज को लेकर है कि जिस प्रकार से सभी लोगों को सशक्त करने का संविधान के माध्यम से थोड़ा बहुत जो प्रयास चला आ रहा है उसको भी खत्म करें। हम जानते हैं 1962 तक भारत शक्ति नहीं था। उसके बाद 5 महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाई गई, 2 एमपी में, 3 यूपी में, इस तमिलनाडु में 3 लगाई गई। इस तरह से करके पूरे देश के अंदर इनका बहुत बड़ा एक जाल बनाएगा जिसके माध्यम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से आर्मी, नेवी, एयर इनके लिए इक्विपमेंट पैदा करना, इनके लिए उपकरण बनाना, इनके लिए जितने साधन है उन सबको बनाना इनका काम था। और इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से 22,382 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने माल जो है बेचा। इतने बड़े जो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट बन चुका था। संसार की 37वीं बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है। भारत के एशिया के अंदर 2nd नंबर पे है। इस फैक्ट्री के माध्यम से जैसे हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से ये बात चल रही है कि संसाधन जो है सरकार के हाथ की बजाय कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाए। जिसका एक बड़ा स्पष्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अभी राफेल के अंदर डील हुई। हमारा एचएएल संसार का सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, वाहन निर्माताओं में, उसको ना देके अनिल अंबानी जिसने कभी उसका सुई भी नहीं बनाई उसको जो इसका ऑर्डर दिया गया। इसीलिए इसको 7 भागों में बांट के 7 कंपनियों के अंदर इस चीज को जोड़ा गया है। क्योंकि जब जब ये हो रहा है तो इसको निजीकरण की तरफ का रास्ता माना जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले एमटीएनएल, बीएसएनएल जिसके माध्यम से जियो सारा फायदा लेता था, उसके टावर का इस्तेमाल करता था, उसको किराया देता था, ये हालत बना दी गई एक कंपनी बनाकर इसके माध्यम से कि सारा उसको बर्बाद किया गया। हम डिफेंस एम्प्लॉय जो हैं हम इस चीज को खाली अपने रोजगार के दृष्टिकोण के साथ साथ इस दृष्टिकोण से भी चल रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे मजबूत जो स्टेप हो सकता है अपने देश में बने हथियार, अपने देश के कर्मचारियों के द्वारा हथियार और इसके माध्यम से सभी लोगों को जोड़ के देशभक्तिपूर्ण कार्य करना। वर्तमान में जो हम जो समझते हैं कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक या इससे पहले इसे कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला स्वाभाविक तौर से देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं 1886 के शिकागो के अंदर जब मजदूरों ने इंटरनेशनल लेवल पर हड़ताल की और एक दिखाया कि किस प्रकार से मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलने शुरू हुए। 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, ये चला। पहले ही सरकार लेबर लॉज में भी बदलाव कर चुकी है कि उनके 12 घंटे तक काम ले सकती है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर, देश के लेवल पर, हर लेवल पर हड़ताल को एक बुनियादी अधिकार के तौर के ऊपर मान्यता दी गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी दी गई है, ट्रेड यूनियन एक्ट में भी दी हुई है, बाकी सब जगह दी गई है। उन सबको खत्म करने का जो एक तरह का मैं समझता हूँ एक तानाशाहीपूर्ण रवैया है। और दुख और शर्म की बात इसमें यह भी है कि केवल हड़ताल जो नॉर्मल हड़ताल होती है, हड़ताल के अलावा जो कर्मचारी हैं छुट्टी लेकर दूसरे के तरीके से काम को रोक के अपना विरोध न दर्शा सके उसको भी रोकने का काम किया गया है।
और इसमें जो लोग इस एक्ट का विरोध करेंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, उनको 1 साल की सजा का प्रावधान किया है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि चूंकि देश का बुद्धिजीवी वर्ग पिछले कुछ समय से, क्योंकि जब उनकी मांग को कोई नहीं उठा रहा, तो बुद्धिजीवी वर्ग उस मांग को उठाने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां सरकारी अत्याचार हो रहा है, यहाँ मनुवादी व्यवस्था अत्याचार कर रही है, यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था बर्बाद कर रही है देश को, उसके खिलाफ बुद्धिजीवी वर्ग लड़ता है। तो इस एक्ट के माध्यम से उनको पूरी तरह से आतंकित करने के लिए हड़ताल करना है 1 साल, इनको 2 साल की सजा का प्रावधान इसलिए ये रखा गया है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ ये जनवादी अधिकारों के खिलाफ, लोकतंत्र के अधिकार, देश की सुरक्षा के खिलाफ, और SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो देश का मूल निवासी है उसको बर्बाद करने का षड्यंत्र इस समय की व्यवस्था का है। पहली बात तो ये सोचना बहुत ही गलत बात है कि खाली ये मामला 80,000 कर्मचारियों का है। एक बात मैं बड़ा एक स्पष्ट यहाँ बता देना चाहता हूँ, किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जितने कर्मचारी उसमें काम करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिला होता है। मान लो एक फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 3,000 कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पर उनके लिए स्कूल भी होते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस भी होता है, बैंक भी होता है, उनकी पूरी मार्केट होती है। तो 3,000 एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो कम से कम एक ही फैक्ट्री में 50,000 लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, उनके जीवन की व्यवस्था करते हैं। यह है डायरेक्ट इसका असर। दूसरी मैं काम के रोजगार के स्तर से बताऊं कि हमारी फैक्ट्री जो उत्पादन करती हैं बहुत सारी चीजें, कच्चा माल या छोटी चीजें ओपन मार्केट से भी लेती है। और चूंकि ये प्रिंसिपल्स है कि किसी एक व्यक्ति से लेने के बजाय वो विकेंद्रीकरण होता है, तो इस प्रकार से देश के लाखों ही नहीं, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम इनडायरेक्टली करती है और इसके माध्यम से पूरा देश चलता है। एक सीधी सी बात यह है, बड़ा एक सिस्टम है कि निजी क्षेत्र का जो पूरा इसका काम दे दें बिना किसी रोकथाम के पूंजीपति वर्ग को दे देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां जो होती हैं वो देश के विकास के साथ साथ सभी वर्गों का विकास हो इसका ख्याल रखती हैं। जैसे मैंने बताया कि आजादी के बाद, आजादी से पहले अंग्रेजों की फैक्ट्रियां आमतौर पे वेस्ट बंगाल या उसके आसपास ज्यादा थी, परंतु उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी 10 फैक्ट्रियां हैं, उत्तर प्रदेश में 9 फैक्ट्रियां हैं, मध्य प्रदेश में 8 फैक्ट्रियां हैं, तमिलनाडु में फैक्ट्री है, आंध्र प्रदेश में है। पूरे देश में इसका विकेंद्रीकरण करके जो क्षेत्र अविकसित हैं उनको विकसित करने का भी काम भी इसके माध्यम से चलता है। ये कुल मिला के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात नहीं है, खाली डिफेंस के रोजगार की बात नहीं है, एक देश के रोजगार की बात भी है। इसके माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे उद्योग प्रभावित होते हैं। अपार्ट इसके जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि आप प्राइवेट सेक्टर के जब भी काम दिया गया, कारगिल युद्ध के दौरान कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को जो सरकार अब देना चाहती है वो देने की बात की गई, तो उन्होंने कहा इसके लिए आने वाले 7 सामान को बनाने के लिए 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने के अंदर अभी तक भारत का कोई भी युद्ध नहीं चला है, चाहे वो 62 का हो, चाहे वो 65 का हो, चाहे वो 71 का हो, चाहे वो कारगिल की झड़प हो या रोजमर्रा की झड़प होती है। इसको तुरंत काम करना पड़ता है। और सरकारी कर्मचारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस समय भी विपदा आती है वो 24-24 घंटे काम करके बिना अपने लाभ की ज्यादा चिंता किए हुए वो देश के हित के लिए काम करते हैं। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। जिस काम से उसको प्रॉफिट नहीं होता उस काम को वो नहीं करता। यही कारण है कि रक्षा के कई साल से कई मेले लगने के बावजूद देश में कोई प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से लेकर आज तक ये सरकार कोई क्रिएट नहीं कर पाई है। इस सरकार की या इसके पीछे इसके चलाने वालों की मंशा यही है कि हम साधनों को कुछ लोगों के बीच में ही केंद्रित कर दें। और यही हम देख रहे हैं कि देश का न केवल रक्षा संस्थान, न केवल सरकारी संस्थान,
जो छोटे व्यापारी हैं, जो मार्जिनल व्यापारी हैं, जो छोटी-छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं, जो 10-20-50 लाख से काम करते हैं, पिछले कुछ सालों में उन सबको भी बर्बाद किया गया है, जिसके के कारण ही आज मुकेश अंबानी की संपत्ति लाखों करोड़ में पहुंच गई है, अडानी की संपत्ति लाखों करोड़ में पहुंच गई है। ये मकसद इनका यही है, जो हमारी व्यवस्था कहती आई है, हिंदू व्यवस्था कहती आई है कि सर्वगुण संपन्न, साधन संपन्न कुछ ही लोग होने चाहिए, जिससे कि वो सारे साधन को ले। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर होता है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे, बहुत ज्यादा अमीर होंगे, तो वो ज्यादा पैसे बचा के लगा पाएंगे। अधिकांश लोगों को भूखा मरने की नौबत में रहने दो, तो वो अपनी आजादी की बात नहीं करेगा, वो शिक्षा की बात नहीं करेगा, वो संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करेगा, वो स्वतंत्रता की बात नहीं करेगा, वो न्याय की बात नहीं करेगा। बेसिकली ये खाली, जैसे दिवाकर साहब ने बताया, ये खाली रक्षा संस्थान की बात नहीं है। सारे संस्थानों को जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है, जहां जहां देश को लाभ हो रहा है, जहां जहां मूल निवासी आगे आ रहा है, क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि भाई सबको अधिकार दो, सबको जो है मुख्य धारा में आने का मौका दो। इसके कारण पार्टिसिपेशन रोकने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को रोकने का, कुल मिला के मूल निवासियों को रोकने के लिए इस प्रकार की नीति ये सरकार लाई है। और चूंकि आज की डेट में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग भी पैदा हो गया है, इस वर्ग के अलावा बाहर भी थोड़े बहुत हैं जो इस काम को मदद पहुंचा सकते हैं, इसलिए हड़ताल करने वाले से ज्यादा हड़ताल के लिए उकसाने वाले को ज्यादा सजा का प्रावधान, ये सारी चीजें रखी गई हैं। तो ये खाली रक्षा के 17,000 कर्मचारी को नहीं है, इससे पहले DRDO इस बड़ा सिस्टम बना रही है। DRDO ने ऐसा सिस्टम भी बनाया हुआ है कि दिल्ली से बैठ के कराची में सेना की तैनाती कहाँ हो रही है, साथ सामान कहाँ आ रहा है, ये हम दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ही कर सकते हैं, परंतु उसको ना मौका देके ये इजरायली कंपनी, ये कंपनी, इनके साथ ज्यादा सौदेबाजी की जाती है, क्योंकि इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पैसा भी मिलता है। कुल मिला के स्वदेशी का नाम लेके स्वदेशी को धोखा देने की बात है। बड़े इजारेदारों को जो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको फायदा देने का इनका काम है। इसके लिए ये सब एक्ट भी लाया गया है, इसी के लिए निगमीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत MES के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, जो इंजीनियरिंग का काम करती है, वो भी ठेकेदार के माध्यम से काम कराया जाता है। हमारे DRDO के अंदर ही ये ठेकेदारी प्रथा के द्वारा लाए हुए लोगों से काम कराकर ये सोचते हैं सरकारी कर्मचारी के मुकाबले ये ज्यादा काम कर लेंगे तो पैसे कम लेते हैं, पर ये तय है कि ठेकेदार का मकसद भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। कई बार इस बात की भी चीजें आई हैं कि निजी क्षेत्र के लोग किसी प्रकार की जासूसी करके वहां से जासूसी उपकरण बनाते हैं, और जो 10-15 हजार रुपए ले रहा होता है आदमी, वो स्वाभाविक तौर से ज्यादा आसानी से उस काम को आ सकता है। एक रेगुलर सर्विस करने वाला, जैसे बताया मैं 33 साल तक सरकार की नौकरी करूंगा, उसके जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। तो जिम्मेदारी बचाकर उनको फायदा पहुंचाने का, चाहे देश का हित हो या ना हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों का हित हो, मुझे इसके पीछे इसके अलावा और कोई मंशा नजर ज्यादा कम नजर आती है। 2019 में जैसे ही इस प्रकार की सरकार की सक्रिय दिशा में हुई, ऑल इंडिया डिफेंस SC ST एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सबसे पहले स्टेप को उठाया, और उठाने के बाद प्रधानमंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, DOPT मिनिस्टर से मिले, और उसके बाद सबसे पहले जंतर मंतर पे हमने धरना दिया, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ जब तक जनमानस नहीं बैठेगा तब तक ये काम नहीं कर पाएगी। ये हमारी 2019 में ही समझ थी, और हमारे जो SC ST फेडरेशन के संघर्ष की बदौलत जो हम तीनों रिकॉग्नाइज फेडरेशन हैं, इसमें BJP की जो यूनियन है BPMS, उसको भी मजबूर होना पड़ा कि सख्त कदम उठाए। इसके बाद जो कर्मचारी क्लर्क बाबुओं की सिडरा है, तीसरी के अलावा चौथी, उसको भी मजबूर होना पड़ा, और इसके कारण हमारी जो काफी एक लंबी स्ट्राइक चली, सरकार घबरा गई कि इसके अंदर बहुत कुछ होना पड़ेगा। उस समय षड्यंत्र करके सेंट्रल लेबर कमिश्नर को बीच में लाया गया, और बीच में एक वार्ताकार के तौर के ऊपर यह समझौता कराया गया कि सरकार इस प्रकार का कॉर्पोरेशन नहीं बनाएगी जब तक कि कर्मचारियों के पक्षों को नहीं सुनेगी।
इस तरह से उस बात को वहां पर ठंडा किया गया और उस ठंडा करने के बाद सरकार ने एक बार फिर बिना इनसे बातचीत किए हुए, बिना कर्मचारियों का पक्ष जाने हुए, बिना जो भी विभिन्न पक्षों के साथ लिए हुए, बिल्कुल सही बात है, कोरोना काल का इस्तेमाल इस समय जनवादी अधिकारों को कुचलने का काम पूरी तरह से किया जा रहा है। इसमें किया गया कई देशों के अंदर रक्षा कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके द्वारा घपलेबाजी की खबरें अक्सर समाचार पत्रों में आती रहती है, मीडिया में आती रहती है। हालांकि ये सत्य है कि भारत का जो मीडिया है पूरी तरह से इस प्रकार की खबरों को छुपाने की कोशिश करता है। फिर भी चाहे वो फ्रांस का मामला हो, चाहे वो किसी और देश का मामला हो, इस प्रकार की प्राइवेट कंपनियां किस प्रकार से वहां की सरकार को भी धोखा देते हुए, वहां के कानून को धोखा देते हुए भी काम करती है। भारत में इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है, यहाँ पर जन्म से ही आदमी की एक हैसियत तय हो जाती है, इसलिए जिसकी जन्म के आधार पे गुलाम की हैसियत है वो आगे ना आ पाए, ये काम यहाँ किया जाता है। इसलिए विदेश से ज्यादा यहाँ पर इसके ज्यादा खतरे हैं। यहाँ तक इसकी बात है, मैं उसी पे ही इसको कह रहा था, जो कारवा हमने पहली स्ट्राइक के वक्त के ऊपर 2019 में किया था, ये SC/ST फेडरेशन ने आंदोलन चलाया, उसके बाद तीनों फेडरेशनें एक साथ हुई, चौथा सिडा को साथ लिया, उसके बाद नेशनल काउंसिल JCM, जिसके अंदर रेलवे से लेकर PNT से लेकर सारे सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं, उन सब सारी संस्थाएं उस समय साथ आई थी, जिसके कारण सरकार को झुकना भी पड़ा था। जो सरकार देश की 70% आबादी किसानों के आगे नहीं झुक रही है, कर्मचारियों के डिफेंस के आगे झुकना पड़ा, लेबर कमिश्नर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर को आगे लाना पड़ा। अब भी वही रास्ता है कि हम सब लोग मिलके एक आपस में ये सोचते हुए कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा, इसमें तो प्रदीप जी जा रहे हैं, इसमें दिवाकर जी जा रहे हैं, इसमें ठगेला जा रहा है, इसको सोच के समझेंगे कि आज इसकी बारी है तो कल मेरी बारी आएगी। हम लोगों को संगठित होकर ही इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, और जब हम संगठित हो गए, मूल निवासी इस बात को समझ गए, और इसमें मूल निवासी नहीं, इसमें दूसरे लोग भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि रोजगार वाली बात है, सरकारी रोजगार वाली बात में दूसरे लोग भी साथ होंगे। तो इसलिए हमें सबको साथ लेके एक मास मूवमेंट चलाना पड़ेगा। सरकार ने जो धार्मिक एजेंडे के तौर के ऊपर लोगों को बांटा हुआ है, लोगों को समझाना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य है, इन चीजों को लेके जिस समय देश की समाज नीति, राजनीति और आर्थिक नीति बनना शुरू होगी, स्वाभाविक तौर से इस सरकार को झुकना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूँ, हमारे जो दूसरे साथी ने कहा है कि इसमें हालांकि हो सकता है जब वो जग जाएंगे तो शायद इस सरकार को भी जाना पड़ेगा, अन्यथा इस सरकार को सुधरना पड़ेगा। धन्यवाद सर। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।